भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और याद करने की नज़र से देखें तो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक भी है। आप खुद जानते हैं कि बहुत सारे अनुच्छेद हैं और उनमें से कुछ ही जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो कैसे याद किया जाए, आज मैं इस वीडियो में इसकी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप हमेशा के लिए इसे याद रख पाएंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ला पाएंगे। दोस्त, मेरा नाम हुआ चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत के जो 3 अनुच्छेद है उनको हम पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों का सीमाओं या नाम में परिवर्तन। इसे समझना है। बात सीधा सा है कि जो अभी अनुच्छेद हम पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान का है, यानी कि हम भारत के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। हमारा देश भारत जो कि 29 राज्य 7 संघ शासित राज्यों से मिलकर बना है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा भारत देश राज्यों का संघ है। क्लियर है? अब देखिए, ज्यों ही मैंने राज्यों के बारे में बात की तो जो भी यहाँ पे राज्य होंगे इन सभी का जरूर एक बार गठन हुआ होगा, यानी इनका स्थापना हुआ होगा। तो ये चीज जो है वो अनुच्छेद 2 में है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है, अब जब राज्य बन जाएगा तो राज्य बनने के साथ में उसका नामकरण होता है और साथ में उसका सीमा निर्धारण भी होता है। तो इसके बाद वाला अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 3। तो ये सब कुछ सीरियल वाइज है। अगला है अनुच्छेद 6, जिसमें लिखा हुआ कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। इससे क्या पता चला कि भारत आने वाला व्यक्ति, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कहीं और देश में रह रहा था और वह देश छोड़ करके हमारे देश भारत में आ रहा है और यहाँ पे नागरिकता ग्रहण कर रहा है, और ये सब बातें इसमें लिखी गई है। तो किसी और देश को छोड़ करके हमारे देश में रहने आ रहा है, ये बात कहीं ना कहीं 6 अंक से सीधा सीधा पता चल जाएगा। 6 यानी कि छोड़कर हमारे देश में आ रहा है, नागरिकता लेगा। हो गया क्लियर? हमारा अगला पॉइंट है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 जो कि राज्य की परिभाषा से संबंधित है, और मेरे ट्रिक की माने तो मैं कहता हूं कि राज्य की परिभाषा बहुत ही बड़ा है। कैसे? सीधा सा बात है कि राज्य 1-2 है नहीं, 29 राज्य है प्लस 7 संघ शासित राज्य है, और सभी राज्य का अगर परिभाषा लिखना शुरू करें तो जो परिभाषा बनकर तैयार होगा बहुत ही बड़ा होगा। ये हो गया बड़ा। क्या बड़ा है? राज्य की परिभाषा बड़ा है, जो कि आप कभी नहीं बोलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता। कैसे? मुझे लगता है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, विधि के समक्ष समानता, ये शब्द जो है इसी में छिपा हुआ है। कैसे? यहाँ पे देखिए, मैं अलग लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 और ये रहा 4। कहता है एक है। कौन एक है? यहाँ कह रहा है कि हम चारों एक हैं। फिर से प्रश्न उठेगा कि कौन चारों एक है? भाई बताओ ठीक से। चारों यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये जो कह रहे हैं कि ये चारों हम एक ही हैं, भाई भाई हैं, यानी कि हम सभी में समानता है, और इसीलिए ये हो गया अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता को बोध कराएगा, जो हम कभी भूलने वाले नहीं हैं। आगे है अनुच्छेद 17, और ये कहता है छुआछूत के अंत के लिए, या फिर यूं कहें अस्पृश्यता के अंत के लिए। दोनों एक ही शब्द है। यहाँ पे मैं 17 को हमेशा से शत्रु पढ़ते आया हूँ, और मैं कहूँगा कि समाज का हर वो व्यक्ति शत्रु है जो छुआछूत को मानता है। तो शत्रु, कौन शत्रु? जो छुआछूत को मानता है, और इसीलिए ये कानून बन के आया छुआछूत के अंत के लिए, जो कि अनुच्छेद 17 में वर्णित है। हमारे सामने है अनुच्छेद 19, और ये कहता है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है। ये जो आप अंक देख रहे हैं 19, इसे देख कर ही आप कैसे समझ लेंगे कि ये इसी से संबंधित है। यदि मैं इसी 19 अंक को थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दूं तो ऐसा लग रहा है कि 1 माइक है और 9 कोई व्यक्ति है, और माइक के सामने आदमी करता क्या है? बोलने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल आभास कराएगा जो हम कभी भूलने वाले नहीं हैं।
इसके आगे जो अनुच्छेद 19 का क है, ये भी कहीं न कहीं बोलने का प्रक्रिया दर्शा रहा है। ये कह रहा है कि मीडिया वाले को कोई रोक नहीं सकता, उन्हें भी स्वतंत्रता प्राप्त है, वो भी बोल सकते हैं मीडिया के माध्यम से, यानी कि पेपर के माध्यम से या फिर टेलीविजन पे जो आप देख रहे हैं चैनल वगैरह, उनके माध्यम से। तो प्रेस को भी स्वतंत्रता है, वो भी बोल सकते हैं, उनका हक है। ये 19 का क दिखाता है, और 19 जो दिखाता है वो बोलने की स्वतंत्रता को दिखाता है, जो कि मैंने माइक वाले बात से मैंने दिखा दिया है कि आप समझ लेंगे। क्लियर है। आगे है अनुच्छेद 21, जो कि संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। यहाँ पे 21 जो लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है को दर्शा रहा है। अगर मैं इस इमेज में दिखाऊं तो इमेज में साफ पता चल रहा है कि ये दो जो है एक सांप है और एक जो है एक व्यक्ति को दर्शा रहा है। तो ये व्यक्ति को अपना लाइफ का प्रोटेक्शन करना चाहिए, यानी कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये हो गया। या फिर अगर सांप को मार सकता है तो ये मार करके अपना लाइफ प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं 21 कह रहा है, यानी कि ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए। आगे 2 ऐसे पॉइंट्स है जो कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है, जो कि है अनुच्छेद 23 बाल शोषण के लिए और अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध के लिए। बाल श्रम निषेध यानी कि कारखानों में, होटलों में जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए सख्त मनाही है, क्योंकि उनका उम्र जो है खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के लिए है। तो ये समझ रहे होंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, तो माइंड में ऑलरेडी फिट हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। हमारा अगला पॉइंट है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत के संगठन से। ग्राम पंचायत में मेन वर्ड हमारा पंचायत है, और इधर मेरा 40 अंक है। 40 अंक देखते ही पंचायत कैसे याद आएगा। सोचिए, पंचायत शब्द बना हुआ है पंचजोर आयत से, यानी कि आयत अगर हम ड्रॉ करें, यानी कि रेक्टेंगल ड्रॉ करें, इसके 4 साइड होते हैं, यानी कि 4 भुजा होते हैं। तो ये मेरा 4 भुजा हो गया। और इसका मैथ में अगर सोचे, ये अंक किस अंक को दर्शा रहा है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये अंक कहीं ना कहीं 0 को दर्शा रहा है। तो ये हमारे पास 0 भी है। तो दोनों तरफ से देखिए, ये भी आयत दर्शा रहा है और ये भी 4 भुजा के लिए ये भी आयत को दिखा रहा है। तो ये आयत फॉर पंचायत हम याद रखने में बिल्कुल कामयाब रहेंगे हमेशा के लिए। अब दूसरी बात कि पंचायत का कोई आकृति नहीं होता है, पंचायत में आयत का आकृति होता है, इसलिए आयत से पंचायत याद रखना है और आयत से 4 और 0 याद रखना है, जो कि आप नहीं भूलने वाले हैं, विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है अनुच्छेद 45, जो कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने से संबंधित है। मैं 45 को जानबूझकर कुछ इस तरह से पढ़ूंगा, 45 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया। कहीं ना कहीं 45 में एक वर्ड छिपा हुआ, पिता। पिता जो कि अपने पुत्र को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देगा। अब जरा सोचिए कि पिता अपने बच्चे को, अपने पुत्र को जब पढ़ाएगा तो थोड़ा ना पैसा लेगा, बिल्कुल पैसा नहीं लेगा, फ्री में पढ़ाएगा। तो ये यहाँ पे पिता फॉर 45 और यहाँ पे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48, जो कि संबंधित है कृषि और पशुपालन संगठन से। ये जो शब्द कृषि है कहीं न कहीं हरियाली शब्द का बोध कराता है। और यहाँ पे बचा 48, तो 48 और कृषि का क्या मेल है, इसके लिए जरा इस पिक्चर को देखिए, जो कि लिखा हुआ है हरतालिका तीज व्रत कथा, जो कि जानते हैं तीज जो महिलाएं करती हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए। तो ये जो हरतालिका तीज है, हरतालिका शब्द कहीं ना कहीं हरियाली का बोध कराता है कि उनका जीवन सदा हरा भरा रहे, ये बात। तो ये हरा भरा रहे, ये कहीं ना कहीं हरतालिका, यहाँ पे पढ़िए हरताली, और ये रहा अड़ताली, 48 हरताली, कहीं कहीं ये सब कुछ मैच कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप याद करने में बिल्कुल कामयाब रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 50, जो कि संबंधित है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। अच्छा, यहाँ पे पृथककरण का मतलब होता है बंटवारा होना, अलग होना। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हो गया, ये बात, ये अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है। और कहते हैं ना कि 50-50 होना। 50-50 मतलब क्या होता है कि दोनों बराबर बराबर हिस्से में हो जाना, दोनों अलग अलग कर देना, बराबर बराबर बांट देना, ये बात। तो पृथककरण और 50-50 करना ये अनुच्छेद 50 को दर्शाता है, और सब कुछ याद आना निश्चित है। तो क्या 50-50 हुआ था, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग हो गया था। दोस्त वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है,
मैंने अभी वोटिंग भी कराई थी आप सबसे कि यहाँ पे आप खुद देख लीजिए। मैंने पूछा था फ्रेंड्स आर्टिकल यानी अनुच्छेद वाली टॉपिक थोड़ी लंबी है तो मुझे 2 पार्ट में करना चाहिए या नहीं। तो आप सबने कहा यस 81%, नाउ भी है 19%। कमेंट भी है एक। कमेंट क्या है मैं आपको दिखा दूँ, ये लिखा हुआ कि एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। तो मेरा तो मन है कि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 कर डाल देता हूँ। तो ओके फ्रेंड, ये पार्ट 1 हमारी वीडियो जो है मैं इसको अपलोड करता हूँ। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी कोई भी एक्टिविटी जल्द ही मिल सके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।